नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया की करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 के 18 प्रैक्टिस सेटों की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम 9वें प्रैक्टिस सेट को एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है? तो यह मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2024 की बात की जा रही है, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो इसमें आप देखिएगा तो भारत ने चीन को 1-0 से हराकर यह फाइनल जीता था और 1-0 में जो ये एक गोल भारत की तरफ से किया गया था फाइनल मैच में जुगराज सिंह की तरफ से यह गोल किया गया था। तो भारत ने वर्ष 2024 में जो 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीता है वो चीन को हराकर जीता है। इसके अगले संस्करण की बात करें तो यानी 12वां संस्करण जो अभी 2025 में खेला जा रहा है, यह इसका आयोजन जो है 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और वर्तमान में इसका आयोजन बिहार के राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम पटना हॉकी स्टेडियम राजगीर में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका संस्करण की बात करें तो यह 12वां संस्करण होगा जो 2025 में आयोजित हो रहा है। और इसका शुभंकर चांद है जो कि भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ तथा भारत में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद्र जी से प्रेरित है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है कि इसका निर्माण जो है देहरादून में किया जाएगा, यह कथन गलत है। दूसरा कथन है यह 900 एकड़ में लखनऊ के कुकरेल क्षेत्र में विकसित होगी, यह कथन सत्य है। तीसरा कथन है इसके निर्माण में कुल 1510 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यह कथन भी सही है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। केवल कथन 2 और 3 सत्य हैं। कथन 1 गलत क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण देहरादून में नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसका निर्माण जो है ये सिंगापुर के तर्ज पे इसका निर्माण किया जा रहा है तथा यह एशिया की 5वीं नाइट सफारी होगी। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल बनाने वाले प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। इसका जो प्रारंभ है वो पुणे में किया गया है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्था कौन बना है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बना है, विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है तो ये बिहार के समस्तीपुर जिला में स्थित है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुलसी गबार्ड जी को नियुक्त किया गया है, विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है? तो यह चीन ने मंजूरी दी है, विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की तो दक्षिण अफ्रीका के 3 अलग अलग राजधानियां हैं जो क्रमशः कार्यकारी, विधायी तथा न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करती है। कार्यकारी राजधानी की बात करें तो ब्लोमफोंटेन इसकी कार्यकारी राजधानी है। विधायी राजधानी के रूप में केप टाउन तथा प्रशासनिक राजधानी के रूप में प्रिटोरियो है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया है, यह कथन सत्य है। दूसरा प्रश्न कथन है कि इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया है, यह कथन गलत है। और तीसरा कथन है यह सिर्फ 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों और शिशुओं के लिए स्वीकृत है, यह कथन भी गलत है। और प्रश्न में असत्य कथन पूछा गया तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केवल कथन 2 और 3 असत्य है। यह 2 और 3 कथन जो है असत्य कैसे है? क्योंकि इसका निर्माण नंबर 2 कथन की बात करें तो इसका निर्माण जर्मनी में नहीं बल्कि भारत में किया गया है, इसीलिए यह कथन गलत है। तीसरा कथन गलत है क्योंकि बताया जा रहा है कि यह सिर्फ 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों और शिशुओं के लिए स्वीकृत है, यह गलत है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी यह स्वीकृत है, इसलिए कथन 2 और 3 गलत है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वें एक्वेरियम वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। भारत और मालदीव के बीच देखिएगा तो 13वें एक्वेरियम वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है, किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच, ठीक है, विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा अन्य तथ्यों में देखें तो मालदीव ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैटरीना कैफ को, भारतीय अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है पटना एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ेंगी तथा बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा, यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है पश्चिमी कोस्ट
कोसी नहर का विस्तार होगा, यह कथन भी सही है। अर्थात इनमें से कोई असत्य कथन नहीं है, तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम पत्रिका की 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो इनमें शामिल एकमात्र भारतीय महिला पूर्णिमा देवी वर्मन है, विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। बात करें पूर्णिमा देवी वर्मन जी की, तो यह असम की एक प्रसिद्ध वन्यजीव वैज्ञानिक है। इसके अलावा अगर रोशनी नादर जी को देखें तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में शामिल विश्व में पांचवी तथा भारत की यह पहली महिला है, तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पूर्णिमा देवी वर्मन ये असम राज्य की रहने वाली हैं और एक प्रसिद्ध वन्यजीव जीव विज्ञानी हैं, जिनको टाइम पत्रिका की 2025 की पत्रिका में वुमेन ऑफ द ईयर के लिस्ट में रखा गया है। वहीं पर रोशनी नादर जी को हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में शामिल विश्व भर में 5वीं तथा भारत की पहली महिला के रूप में चुना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? तो यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है, विकल्प सी है इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, IM पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो यह गोपीचंद P हिंदुजा जी की तरफ से किया गया है, इसका संकलन विकल्प डी जो है प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू किया गया है? तो यह योजना जो है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज मंत्रालय ने अंतरण सूचकांक जारी किया है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, इस सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है, यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है, इस सूची में बिहार 20वें पायदान पर है, यह कथन भी सही है, तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति से संबंधित कथनों पर विचार करें। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति से संबंधित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य बन गया है, यह कथन जो है असत्य है। दूसरा कथन है, इससे राज्य को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी, दूसरा कथन सत्य है। और यहाँ पे पूछा गया है असत्य कथन, तो केवल कथन 1 जो है असत्य है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ये जो कथन है क्यों असत्य है, तो महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला नहीं बल्कि मध्य प्रदेश इस नीति को लाने वाला पहला राज्य बना है, इसलिए कथन 1 जो है गलत है और विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। आकाश जो है ये प्रथम कथन है, भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के समझौते पर बातचीत कर रहा है, यह कथन बिल्कुल गलत है। अगले कथन की तरफ बढ़ते हैं, आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला हथियार है, यह कथन सत्य है, तो विकल्प बी के साथ हम जा सकते हैं। केवल कथन 2 जो है सत्य है। कथन 1 असत्य क्यों है, क्योंकि यह जो ये डील हो रही है, समझौता जो हो रहा है ना, भारत और वियतनाम के साथ नहीं बल्कि ये समझौता जो है भारत और फिलीपींस के साथ यह समझौता हो रहा है, ठीक है, इसलिए यह कथन 1 जो है वो गलत है। और देखा जाए आकाश मिसाइल प्रणाली की बात करें तो इसको विकसित किसने किया है, तो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। और यह कैसी मिसाइल है, तो SAM यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है। और इसका रेंज क्या है, तो 25 से 30 किलोमीटर इसका रेंज है, तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जो है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था, विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, तो इसका जो आयोजन था वो रूस के कजान में किया गया था, ठीक है, तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की खोज हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है, तो इसकी खोज जो है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के तहत की गई है, विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17 से 2022-23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो यह देखिएगा तो 5% की वृद्धि हुई है, विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रसार भारती की OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, वेब्स, विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रसार भारती की OTT प्लेटफॉर्म का नाम वेब्स है। अगला प्रश्न देखते हैं, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान
हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे चुना गया है? 2024 के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये मनु भाकर जी को चुना गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। हम तो जहाँ तक जानते हैं मनु भास्कर तीरंदाजी से संबंध रखती हैं। आप कमेंट करके बताएं कि मनु भास्कर का संबंध किस खेल से है। तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आभा पर ओपीडी पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो देश भर में प्रथम स्थान पर बिहार है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है? प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, एक बार फिर से सुन लीजिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी है? प्रश्न बड़ा इंटरेस्टेड है, एक बार फिर से सुनिए कि किस राज्य सरकार ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी है? तो यह कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें देखेंगे तो कथन 3 और कथन 4 असत्य है। विकल्प डी के साथ हम जाएंगे। विकल्प डी के साथ कथन 3 और 4 जो है असत्य है। नेपाल को इसमें 700 करोड़ रुपया दिया गया है, सही बात है। भूटान को इसमें 2150 करोड़ रुपया दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम इसके फैक्ट्स को जांच करें तो भारत के निकटतम पड़ोसी देशों को बड़ी अवसंरचनाओं जैसे कि जल विद्युत संयंत्र का निर्माण, आवास का निर्माण, सड़क पुल आदि को बनाने के लिए 4320 करोड़ रुपए या कुल योजना पोर्टफोलियो का 64% आवंटित किया जाएगा, जिसमें से आप देखेंगे अफगानिस्तान को 100 करोड़ रुपया दिया गया है, श्रीलंका को 300 करोड़, नेपाल को 700 करोड़, भूटान को 2150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं पर बांग्लादेश को 600 करोड़ नहीं, बांग्लादेश को 120 करोड़ और मालदीव को 120 के जगह मालदीव को 600 करोड़ रुपया दिया गया है और बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो एक बार तथ्यों को फिर से सुन लीजिए। यहाँ पे पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत अफगानिस्तान को 100 करोड़, श्रीलंका को 300 करोड़, नेपाल को 700 करोड़, भूटान को 2150 करोड़, बांग्लादेश को 120 करोड़ तथा मालदीव को 600 करोड़ रुपए आर्थिक मदद के रूप में दिया गया है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब यानी इनकम टैक्स स्लैब पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। तो 12 लाख तक अगर आपका एनुअल इनकम 12 लाख है तो आप 0% इनकम टैक्स देंगे, कथन सही है। दूसरा कथन, अगर 12 से 16 लाख तक आपका इनकम टैक्स है, मतलब 12 से 16 लाख तक आपकी आमदनी है, इनकम है पर ईयर, तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। यह कथन भी सत्य है। अगले कथन की तरफ देखते हैं। 16 से 20 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। यह कथन भी सही है। अर्थात विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 जो है ये कथन सही है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 67वें ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रिका टंडन जी ने यह अवार्ड जीता। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? भारत के विजन में, विकसित भारत के विजन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि विकसित भारत के विजन के लिए देखा जाए तो 6 सिद्धांत इस बार के बजट में पेश किया गया था, ठीक है। उनमें से यहाँ पे कौन सा इसमें नहीं है वो आपको चयन करना है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास जो है विकसित भारत के विजन में सिद्धांत के रूप में इसको नहीं रखा गया है। बाकी आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी ये सिद्धांत में रखा गया है। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये भी सिद्धांत में है और शून्य गरीबी तो है ही। तो यहाँ पर 3 सिद्धांत तो आपके सामने है। इसके अलावा जो और 3 अन्य सिद्धांत हैं हम उसको बता देते हैं। जैसे बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच हो, एक सिद्धांत ये भी है। उसके बाद दूसरा सिद्धांत है हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए किसानों को सहयोग किया जाएगा, ये। और 5वां जो है एक सिद्धांत है। 6ठा सिद्धांत है कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार भी उन्हें उपलब्ध कराया जाए, यह
विकसित भारत के 6वें सिद्धांत के रूप में शामिल है। तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए सारे इन सिद्धांतों को। पहला सिद्धांत है आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी होगी। दूसरा सिद्धांत है सभी के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। तीसरा सिद्धांत है शून्य गरीबी। चौथा सिद्धांत है बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच हो। पांचवा सिद्धांत है हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसानों को सहयोग किया जाए। तथा छठा सिद्धांत है कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार को बढ़ावा देना। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है, स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास विकसित भारत के विजन में ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से क्षेत्र जो है प्राथमिकता में है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 1, 2, 3 और 4 ये प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है। अंतरिक्ष कार्यक्रम प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसे शामिल नहीं किया गया? तो इसमें मूंग को शामिल नहीं किया गया। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 4.9% है। एक बार प्रश्न को फिर से सुन लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना है? तो यह 4.9% है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी एनसीईआरटी पास। एक मिनट, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या शुरू किया गया है, तो केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल रूप में भारतीय या क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु भारतीय भाषा पुस्तक आयोजन की घोषणा की है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? तो ये अबू धाबी में खुला है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में यह अध्ययन किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में यह अध्ययन किया गया है। बात करें कि आखिर टील कार्बन अध्ययन होता क्या है या टील कार्बन क्या है, तो टील कार्बन का मतलब है मीठे पानी की आर्द्र भूमियों में संग्रहित कार्बन से है जो वनस्पति, सूक्ष्मजीवी, बायोमास और कार्बनिक पदार्थों में पाया जाता है। भारत में टील कार्बन अध्ययन का लक्ष्य आर्द्र भूमियों में संग्रहित कार्बन की मात्रा और उनके जलवायु परिवर्तन को कम करने की क्षमता का आकलन करने से है। इस प्रकार से विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरों को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो यह अभियान जो है ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की सहायता से शुरू किया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए कि गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरों को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो ये यूनिसेफ अर्थात संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की सहायता से शुरू किया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। बात करें अगर WHO की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वहीं पर अगर बात करें यूनिसेफ की, तो इसकी स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एक बार फिर से सुन लीजिए, WHO की स्थापना 17 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यूनिसेफ अर्थात संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। तो विकल्प सी बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प को एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और यह किसकी कंपनी है? तो ये एक निजी कंपनी है, USA की एक निजी कंपनी है जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने प्राइवेट मिशन को लॉन्च करते रहती है। इसके अलावा अगर बात करें विकल्प ए की, SpaceX के बारे में, तो ये एलन मस्क की कंपनी है। ये भी एक
यूएसए की निजी अंतरिक्ष कंपनी है। वहीं पे ब्लू ओरिजिन जो है ये भी एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है जिसके मालिक जेफ बेजोस हैं, ठीक है। तो स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क हैं और ब्लू ओरिजिन के मालिक जेफ बेजोस हैं। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है, ठीक है। बात करें इस टर्म की, फेरेट अनुसंधान सुविधा गृहिणी दृष्टि, यह टर्म क्या है इसको समझने की कोशिश करें तो इस सुविधा का नाम मुख्य रूप से गव-इनी दृष्टि है, गव-इनी दृष्टि। और इसका उद्देश्य संक्रामक रोगों पर अनुसंधान, वैक्सीन विकास और चिकित्सकीय परीक्षणों को बढ़ावा देना है, जिससे भारत में किसी भी प्रकार की महामारी से बचा जा सके। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA में सम्मिलित सदस्य देशों का निम्न में से कौन सा समूह शामिल या सही है? एक बार प्रश्न को फिर से सुनिएगा, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA में सम्मिलित सदस्य देशों का निम्न में से कौन सा समूह सही है? तो इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड वाला जो समूह है विकल्प बी, यह इस प्रश्न का सही आंसर है। विकल्प बी जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है? तो यह सफाई कर्मचारियों से संबंधित है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। बात करें इस योजना की, किस योजना की? नमस्ते योजना। तो सबसे पहले इसका शॉर्ट फॉर्म जान लीजिए, फुल फॉर्म जान लीजिए नमस्ते का क्या होता है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, इसी का शॉर्ट फॉर्म है नमस्ते, ठीक है। और ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये शुरू किस मंत्रालय के तहत किया गया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जुलाई 2023 में राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे नमस्ते कहा गया है, इस योजना की शुरुआत की है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में से यह पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया है। एक बार प्रश्न को फिर से सुन लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को सम्मानित किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है? तो ये 6.8 लाख करोड़, 6.81 लाख करोड़ का आवंटन किया गया। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया है? तो यह उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार की सबल समर्थन योजनाएं किनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है? तो यह महिला आबादी की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण से संबंधित है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप 2025 का उद्देश्य है। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, AI संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से शुरू किया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, AI संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से की है? तो ये IIT इंदौर के सहयोग से किया गया है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस सेट यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो संबंधित अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस सीरीज के दूसरे प्रैक्टिस सेट अर्थात 10वें प्रैक्टिस सेट में कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।